नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम हिस्ट्री 2022 के घटना चक्र हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे 2022 घटना चक्र सामान्य भूगोल को। और इस सामान्य भूगोल में पहले इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। सामान्य इसके इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट में सामान्य परिचय दिया गया, जिसमें भारत के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं पहले इसके नोट्स। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला है देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। इसको देख सकते हैं कि विषुवत रेखा है 0 डिग्री देशांतर अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर है, जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। भारत जो है, भारत की अवस्थिति कुछ इस तरह से है और 20 से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। तो देख सकते हैं ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की जो अवस्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में पूरी तरह से है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। क्षेत्रफल में 7वां है और जनसंख्या में दूसरा है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर, नागर हवेली और दमन दीव का है, जिन्हें सम्मिलित करके एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है और संपूर्ण विश्व जनसंख्या का लगभग 17.5% है। लगभग 2.4% और 17.5% जनसंख्या निवास करती है भारत में। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 32 से 14 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 32 से 14 और पूर्व से पश्चिम 2933। मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम लंबाई कम है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलो में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया गया था। जो है गिलगिट बाल्टिस्तान, जो सियाचिन ग्लेशियर के पास का क्षेत्र है, एक गिफ्ट कर दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा चाइना को, और गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया। और 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। और इसमें जो है लद्दाख में अक्साई चीन वगैरह का जो पार्ट है, ये गैर कानूनी ढंग से चीन ने कब्जा कर लिया था, वो पार्ट है वहाँ पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँवों की संख्या 6,40,932 है। अब इसमें प्रश्न दिए गए हैं, निम्न कथनों में से कौन से कथन भारत के बारे में सही हैं, और उत्तर के चयन अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। पहला इसमें भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो हमने देखा कि 7वां विश्व का बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पे अधिकृत है, ये सही है। और समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तभी हम लोगों ने देखा कि जो है 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो और 0 से 23.5 के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन भारत का जो आधा क्षेत्र है, जो नॉर्थ एरिया है, वो कर्क रेखा के उत्तर में है, अतः वो पोषण में आधा क्षेत्र पड़ेगा। तो ये तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो क्षेत्र है केवल समूचा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। ठीक। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने किया जाता है, यह कथन सही है। अतः 2 और 4 सही हो जाएगा, 2 और 4 सही हो जाएगा, 2 और 4 सही हो जाएगा। और ये 82.5 भारत का जो है इंडियन डेट लाइन है, और यह जो है इलाहाबाद की नैनी के पास से गुजरती है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार 6.45 से 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग
जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अतः 1 और 3 गलत है। भारत स्थल मंड के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है, यह सही था। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, अतः 2 और 4 सही है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये पता है 7वां स्थान है। भारत वर्ष का आकार विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु उसकी संपूर्ण मानव जाति की जनसंख्या का 17.5% है, तो इसमें 17 दिया है, यही हो जाएगा आंसर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है, अतः निकटतम उत्तर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 6,40,932 है, और जिसकी इसमें 6,30,000 दिया है, तो ये एक ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इससे बताना क्या सही नहीं है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखा 8,4 से 37,6 है, 8,4 उत्तर से 37,6 उत्तर में सही है। भारत का रेखांशीय मतलब देशांतरी विस्तार 68,7 से 97,25 है, ये भी सही है। और भारत में राज्यों की संख्या 26 है, नहीं 28 और 8 है, 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, बाकी ये 3 ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 8,4 से 37,6 उत्तर तक तथा देशांतरी विस्तार 68,7 से 97,25 ईस्ट तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव है। दादर नागर हवेली और दमन दीव का दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, तब से 8 हो गया। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, तो इसे बताना है कौन सा सत्य है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में राज्य में है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पूर्वी राज्य में ही सबसे पहले सूर्योदय होगा, तो इस हिसाब से ये जो ऑप्शन है डी, ये जो है इस हिसाब से सही हो जाएगा कि असत्य है। ठीक, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है, और इसकी भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट है, क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, अब अक्षांशीय विस्तार बता रहा है, उसका नोट्स है। तो इसमें देखते हैं, भूपृष्ठ की विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अर्थात भूपृष्ठ की विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं या काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर की जाती हैं। मतलब जो ऐसे आप ग्लोब पे रेखाएं देखते हैं जो वेस्ट टू ईस्ट होती हैं, इन्हीं रेखाओं को जो है अक्षांश कहा जाता है। और ग्लोब पे देखते होंगे ये जो सीधी रेखाएं होती हैं, इन्हें देशांतर कहा जाता है। ठीक, देशांतर कहा जाता है इन्हें। अक्षांश को अंशों, मिनटों, सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले जीरो अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। जो मिड में है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। और विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिण गोलार्ध करते हैं। 0 डिग्री के जो नॉर्थ में पड़ता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ में है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये देख सकते हैं कि जो है बीच में भूमध्य रेखा है, और इसके
ऊपर जो अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और पूरा ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये होती है उत्तरी गोलार्ध, और इसी तरह नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। और यहाँ पे देशांतर को भी समझाया है कि देशांतर में देखिए जो बीच वाला होता है जो 0 डिग्री, इसी को हम लोग प्रधान यामोत्तर कहते हैं, और इसी को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। हाँ, या इसी को जो है टाइम लाइन कहते हैं। जो वर्ल्ड विश्व का जो टाइम लाइन है यही होता है 0 डिग्री देशांतर। और इसके पश्चिमी और पूर्वी में पूर्वी देशांतर रेखाएं कही जाती हैं। और भारत की अवस्थिति हम लोग देखे थे यहाँ पे है, तो इसीलिए हम लोग इसको पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध कह रहे थे। ठीक, यदि अक्षांशों को 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो यदि अक्षांश रेखाओं को खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में टोटल 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो दक्षिण गोलार्ध में 89 होती हैं। ठीक, 89 हो गए उत्तरी और दक्षिणी में। और इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर यदि जो भूमध्य रेखा को जोड़ा जाए या विषुवत वृत्त को जोड़ा जाए तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 89 प्लस 1 179, मतलब 179 होंगी। किन्हीं दो मतलब टोटल अक्षांश रेखाएं 179 होंगे। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। जो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है और लगभग 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। और प्रधान यामोत्तर हम लोग देख चुके हैं कि जो विषुवत रेखाएं होती हैं वो ग्लोब पर इस तरह से होती हैं, और इनके बीच की जो दूरी होती है इसके ये बीच में देखिए यहाँ पे ज़्यादा दूरी होगा, और बल्कि यहाँ पे दूरी कम होती चली जाती है नॉर्थ और साउथ में। तो 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती हैं, प्रधान यामोत्तर कही जाती है। जो 0 डिग्री देशांतर होता है वो लंदन से निकलता है, लंदन के ग्रीनविच शहर से, इसलिए उसको ग्रीनविच भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर 0 देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो देशांतर रेखाएं हमेशा नॉर्थ से लेके साउथ के लिए खींची जाती हैं, और अक्षांश रेखाएं हमेशा जो है पश्चिम से पूर्व ये होती हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, जबकि हम लोग पढ़े थे अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, उनके बीच की दूरी लगभग समान होती है। लेकिन देशांतर रेखाएं कुछ इस तरह से होती हैं, मतलब जो है पोल पे उनके बीच की दूरी लगभग 0 किलोमीटर हो जाता है, और सर्वाधिक दूरी उनके जो है विषुवत रेखा के बीच में पाई जाती है। बाकी ऊपर जाने पे और नीचे नॉर्थ और साउथ में जाने पे दूरी में कमी आती है उनके बीच, 2 रेखाओं के बीच की, इसलिए दोनों समानांतर नहीं होते हैं। ध्रुवों से विषुवत की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी बढ़ती जाती है। अब विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हम लोग देख चुके हैं, और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.4 से उत्तरी गोलार्ध 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी कुल भूमि मुख्य भूमि 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 से देशांतर से 97.25 देशांतर तक फैली है। इसमें क्या जो भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का मतलब ये हो गया कि जो है मुख्य भूमि का ये मतलब हो गया कि एक कन्याकुमारी और यहाँ जो है जम्मू कश्मीर का पॉइंट ए है, ए 8.4 पे है। मुख्य कन्याकुमारी 8.4 पे, लेकिन अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है इंदिरा पॉइंट पड़ता है वो 6.4 से है। ठीक, वो 6.4 से है। तो मुख्य भूमि से लेके जम्मू कश्मीर जो मुख्य भूमि है 8.4 से 37.6 हो जाता है यहाँ पे। और इसी तरह गुजरात में हमारा पड़ता है ये पॉइंट 68.7 से 97.25, 68.7 से, और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र 97.25 इस तरह से है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है।
अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध दोनों में स्थित है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि जो है 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ और साउथ में जो विषुवत वृत्त के पड़ता है, इसको कर्क रेखा कहते हैं उत्तर वाले को, और नीचे वाले को मकर रेखा जो दक्षिण में पड़ता है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, और इसके ऊपर जो क्षेत्र उपोष्ण कहा जाता है। और भारत की स्थिति हम लोग जान रहे हैं कि भारत के मिड से 23.5 कर्क रेखा जाती है, इसलिए भारत उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध दोनों में स्थित है। अब इसमें स्थित है दैत्य के निम्न अक्षांश 0 से उच्च अक्षांश 90 की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, और विषुवत से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर दिन और रात की अवधि में भी प्रभाव पड़ता अंतर आता है। अब इस पे आधारित प्रश्न कोश है, हम लोग देख रहे हैं। पहला प्रश्न है भारत विस्तृत है, तो इसमें दिया है 37, 17, 53 उत्तर से 8, 6, 28 दक्षिण में तो पहली बात भारत का है ही नहीं, ठीक है। ये जितना दक्षिण दिया है आप कट कर दीजिए, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश में भारत का विस्तार है ही नहीं। अब एक है 37, 17 से 8, 28, तो हम लोग पढ़े 8, 4 से 37, 6 है, तो ये भी गलत हो गया। अतः उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दक्षिणी गोलार्ध में है नहीं, सोचने का काम नहीं इन दोनों में, इसमें सोचना था, और ये दोनों भी मैच नहीं किया, तीसरा भी मैच नहीं किया, क्योंकि 8, 4 से 37, 6 है, अतः हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8, 4 से 37, 6 है। उत्तरी अक्षांशों तथा 68 पूर्व से 97-25 पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, स्पष्ट है, कोई विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरेगा? तो इसमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। चूँकि भारत का जो है नॉर्थ वाला एरिया देखेंगे तो बीच में नेपाल है और सिक्किम यहाँ है, और इधर उत्तराखंड है, और इधर हिमाचल है, फिर इधर जम्मू कश्मीर है। तो जो राजस्थान का एरिया है वो इस तरह से फैला, तो देखेंगे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ऐसे ही जाती हैं, तो इस वजह से राजस्थान से टच करेगा, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल को टच नहीं कर रहा है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं राजस्थान से होकर गुजरती हैं। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो ये राजस्थान स्पेशल का क्वेश्चन है, ये ज़िला पूछा है तो जैसलमेर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ये गुजरात है और यहाँ पे है 68-7, ठीक, केवल 3 डिग्री देशांतर आगे जाना है, तो ये लगभग जो है राजस्थान का एरिया पड़ेगा। तो ये तो कंफर्म था, लेकिन ये ज़िला वाइज पूछा है, तो इसमें जैसलमेर मान है बी, जैसलमेर से होकर गुजरेगा, जो सबसे पश्चिमी ज़िला भी है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें ख़त्म हो गया। भारत एवं कर्क रेखा के बारे में बताया है, इसका नोट देखते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है, और गुजरती है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कोई पूछ लेता है कितने राज्यों में, तो 8 राज्य, ये भी याद रखिए, 8 राज्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ठीक है। ऐसे मैप में भी देख सकते हैं, इसमें स्टेट का नाम क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसे देख लीजिए गुजरात है, और गुजरात के बाद राजस्थान में एंट्री करती है, फिर मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। 8 राज्यों से। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है, और 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पे होता है। मतलब 21 जून को जो सूर्य होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में आ जाता है, ठीक। और ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा हो गया साउथ में 23.5 डिग्री साउथ, और जो सूर्य की रोशनी होती है वर्ष भर के यहाँ पे 21 जून को आ रहा है, और यहाँ पे
22 दिसंबर को चला जाता है मकर रेखा में। ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पे ही पृथ्वी के इन्हीं क्षेत्रों पर सूर्य की सीधी किरणें पहुँचती हैं। बाकी और इसके उत्तर में और उसके दक्षिण में कभी भी सूर्य की सीधी रेखा नहीं पहुँचती है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और 21 जून को सूर्यास्त सर्वोच्च बिंदु पे आता है। जून माह के कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। जैसे जैसे नॉर्थ में कर्क रेखा के पास से आएगा तो नॉर्थ में दिनों की अवधि बढ़ती जाएगी और पोल पे इसी समय जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। 6 महीने का दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है पोल पे, नॉर्थ पोल पे। और ये साउथ में जाएगा तो ये साउथ में इस तरह होगा। जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी गुजरात में है एक्चुअली। कर्क रेखा को ऐसे निकलती है, 2 बार काटती है कर्क रेखा को। इस तरह से 2-3 नदी आती है कि आप देख सकते हैं विषुवत रेखा को कौन सी नदी है, तो कांगो नदी होती है जो विषुवत नदी को जो है 2 बार काटती है। कर्क रेखा को जो है ये काटती है, कर्क रेखा को काटती है माही नदी हो गया, गुजरात में है भारत के। और इसी तरह मकर रेखा को लिम्पोपो नदी है जो साउथ अफ्रीका में पड़ेगा, वहाँ पे 2 बार काटती है। ठीक, महत्वपूर्ण भारतीय नगरों के अक्षांश स्थिति क्या है, क्योंकि अक्षांश स्थिति से भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसलिए दिया हुआ क्या क्या अक्षांश। अगरतला का 23 डिग्री 50 मिनट है, गांधीनगर का 23 डिग्री 19 मिनट है, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट और कोलकाता 23 डिग्री 30 मिनट, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट और भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट है। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। पहला प्रश्न है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये 1990 का क्वेश्चन है। उस समय बिहार झारखंड एक ही में था, तो उड़ीसा नहीं है, अब बिहार हो जाएगा और झारखंड दिया आंसर हो जाएगा। तो कर्क रेखा पे पड़ने वाले जो राज्य हैं, भारत के 8 राज्य, हम लोग जान रहे हैं कि 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पे पड़ते हैं। तो उसमें गुजरात हो जाता है पहले, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं है, किंतु प्रश्न काल में झारखंड बिहार का ही भाग था। अतः प्रश्न जो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें मिलान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश तो नहीं है, पहले देख लीजिए 3 किस किस में है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो ऐसे ही कुछ देखना नहीं है, 1 2 4 आप लगा सकते हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश हम लोग देखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश था, त्रिपुरा, मिजोरम जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे, तो त्रिपुरा दिया हुआ है, मिजोरम भी दिया और मध्य प्रदेश, तो तीनों हो जाएगा, इन तीनों में हो जाएगा, क्योंकि ए भी है, ए भी है, तीनों सभी सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कितने भारतीय प्रदेशों से, तो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क गुजरती है, 8 भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो वो झारखंड हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, बिहार और हिमाचल प्रदेश हम लोग देख चुके नहीं है, क्योंकि जो है बीच के राज्यों से होकर गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर नॉर्थ में है, बिहार ऊपर पड़ जाता है, जबकि झारखंड से होकर गुजरती है। हिमाचल प्रदेश भी ऊपर है, तो झारखंड इसमें एक ऑप्शन है, झारखंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम। देखिए मणिपुर हम लोग नहीं पढ़े हैं, केवल त्रिपुरा, मिजोरम पढ़े और छत्तीसगढ़, 3, मतलब मणिपुर से होके कर्क रेखा नहीं जाती। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर स्थित है, तो कर्क रेखा के निकटतम स्थित पे गांधीनगर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़े कर्क रेखा से गांधीनगर की दूरी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और इस जो ऑप्शन दिया गया उसमें गांधीनगर 23.5 डिग्री 19 मिनट पे है, इसलिए गांधीनगर जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगरतला का दिया है 23 डिग्री
50 मिनट उत्तर में है, मतलब 20 मिनट का अंतर आ जा रहा है। गांधीनगर का अंतर जो है 19 मिनट का, केवल 11 मिनट का आ रहा है, क्योंकि ये 23 डिग्री 19 मिनट पे स्थित है। और जबलपुर है 23/11 पे 19 + 19 का अंतर आ जा रहा है। और उज्जैन है 23 डिग्री 9 मिनट, यहाँ 21 का अंतर आ जा रहा है। तो सबसे नज़दीक हो जाएगा गांधीनगर। ठीक, दूरी के अनुसार उपयुक्त में कर्क रेखा सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का आता है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। दिल्ली नगरों में से कौन सा कर्क, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इसे बताना है। कर्क रेखा दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, कोलकाता। कोलकाता हम लोग देखें लगभग जो है ये कर्क रेखा पे स्थित है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। तो दिल्ली तो बहुत दूर है, 28 डिग्री 25 मिनट पर है। और कोलकाता जो है 22 पे ही है कोलकाता। और जोधपुर है 26 डिग्री से 27 डिग्री उत्तर के बीच में है। और इस प्रकार नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट उत्तर में है। अतः कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अतः उपयुक्त कर्क रेखा निकटतम नगर कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता लगभग विषुवत रेखा पे ही है, कर्क रेखा पे ही है। तो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को कर्क रेखा जो है भारत को 2 भाग में बांटता है लगभग। ठीक, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में झारखंड से कर्क रेखा होकर जाती है, त्रिपुरा से होकर जाती है, मिजोरम से होकर जाती है। और इसमें बचा मणिपुर जो है उत्तर में स्थित हो जाएगा। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो जून माह में हम लोग देख चुके हैं कि जो 21 जून को जो सूर्य होता है, जो सन होता है, उसकी जो रेज पड़ती है, सीधी रे, वो पड़ती है 23.5 डिग्री। ठीक है, मतलब कर्क रेखा पे। ठीक, तो कर्क रेखा पे पड़ती है। और देखते हैं कि इससे किसकी दूरी कितना है, क्योंकि इसके ऊपर जाने पर दिन की अवधि बढ़ेगी। विषुवत के ऊपर जाने से जितनी होती है इसकी दिन की अवधि बढ़ती है। तो जून माह मतलब जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य है, तो भारत के शहर हैं, तो सबसे नॉर्थ में जो शहर होगा उसका ही दिन सबसे बड़ा होगा, तो दिन की अवधि उसका सबसे बड़ा होगा। तो ऐसे देख सकते हैं आप कॉन्सेप्ट से कि भोपाल जो है, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, इसमें देख सकते हैं विषुवत से जो सबसे दूरी पर है वो दिल्ली है। और दिल्ली सबसे दूरी पर है विषुवत के, इसलिए दिन की अवधि सबसे अधिक विषुवत पे होगी। ठीक, सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि घटने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। ठीक, सबसे दिन की अवधि अधिकतम विकल्प में सबसे उत्तर है, ये देखना है आपको सबसे उत्तर कौन है, या साउथ में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो आप देखिए सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। ठीक, जिनमें से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थिर, कर्क रेखा के सबसे निकट बताना है। तो अहमदाबाद, वाराणसी, उज्जैन, जबलपुर है, तो इसमें जबलपुर आंसर है। विकल्प में दिए गए शहरों में अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार है। जबलपुर है 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ में, 23 डिग्री 2 मिनट उत्तर में अहमदाबाद है। उज्जैन है 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर में। वाराणसी है 25 डिग्री 18 मिनट उत्तर में। अतः इस हिसाब से जबलपुर जो है सबसे नज़दीक है। ठीक, उपयुक्त अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर जबलपुर है, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? हम लोग बात कर चुके हैं, गुजरात में माही नदी। ठीक, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में यह गिर जाती है। अब इसमें स्टैंडर्ड टाइम मानक समय के लिए दिया है, जो 82.5 डिग्री हम लोग देखे हैं ऊपर। 82.5 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर है वो भारत का जो है मानक समय है। उससे संबंधित तथ्य क्या हैं?
भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से गुजरती है। ठीक, ये मिर्ज़ापुर के पास होकर गुजरती है। नैनी भी कह सकते हैं, नैनी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज। भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मतलब जो 0 डिग्री देशांतर है जिसे हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं, GMT। ठीक, GMT से जो भारत मालय भारत है, ठीक है, और इसके बीच से IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसके बीच की जो दूरी है वो 5.5 घंटे की है। ध्यातव्य के विश्व के देशों में आपसी सहमति के अंतर्गत मानक समय यामत्रों को 7 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 30 मिनट देशांतर गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 पूर्व यामोत्तर देशांतर को भारत के मानक यामोत्तर चुना जाता है। ये बताना ही चाह रहा है कि मतलब ये गुजरात है, ठीक, और ये ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक, और ये भारत का जो 68 से है, 68.7 से 97.25 है, 97.25 है। इसके बीच में जो है 2 घंटे का अंतर होता है। लेकिन चूँकि भारत का जो ये देशांतरीय विस्तार है ज़्यादा है, नियम से यहाँ 2 जो है टाइम जोन होना चाहिए था, लेकिन भारत ने मिड में 82.5 डिग्री को, ठीक है, एक ही टाइम जोन निर्धारित किया गया 82.5 डिग्री कि जो है प्रशासनिक रूप से और अन्य चीज़ों में सुविधा हो, इस वजह से। तो भारत का मानक समय ये है, ठीक है। इसको मैप में दिया गया है कि किन प्रश्न आता है किन किन स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री है, ठीक। और देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है जो प्रयागराज नैनी के पास, ठीक। उसके बाद ये सीधा छत्तीसगढ़ में आ रही है, फिर उड़ीसा में, फिर आंध्र में। तो ऐसे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, हाँ, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर जो है आंध्र प्रदेश है। तो 4 राज्यों से होके जो है ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बीच में मध्य प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक। भारतीय मानक समय यामोत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। और जो है कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो है समय यामोत्तर रेखा है यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर 0 के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त या ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। इसमें एक बताना चाह रहा है कि हम लोग अक्षांश में देखें तो 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा था, लेकिन देशांतर में क्या होता है कि सभी देशांतर रेखाएं समान होती हैं। मतलब ये तो 0 डिग्री है तो इसके पीछे वाला पार्ट जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो देशांतर होता है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में 2 देशांतर रेखा मिला दी जाए तो 2 बराबर भागों में बांट देती हैं पृथ्वी को। तो इस तरह 2 देशांतर इस तरह से लगभग 360 डिग्री होता है। तो हर डिग्री पे एक रेखाएं होती है, इसलिए 360 देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी 24 घंटे लगभग 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 डिग्री है। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। यदि 15 डिग्री जो है देशांतर क्रॉस करा तो 1 घंटे का अंतर आ जाता है। और भारत का जो विस्तार है लगभग 30 डिग्री देशांतर है, 30 डिग्री देशांतर है जो 68 से 97, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। तो इस वजह से जो है 2 घंटे का अंतर आ जाता है,
भारत के अरुणाचल प्रदेश गुजरात के बीच में। ठीक, सूर्य पूर्व में उदित होता है तथा एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पे घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पे घूम रही है, तभी तो पूर्व में जो है सूर्योदय होता है। अतः 0 डिग्री प्रधान याम उत्तर से पूर्व की ओर जाने पे समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पे GMT से पीछे होता है। ठीक, ग्रीनविच मीन टाइम से यदि हम लोग पूर्व की ओर जाएंगे समय आगे होगा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय पीछे होगा। 0 से 180 पूर्व की ओर जाने पे 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। और इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 पश्चिम की ओर जाने पे ग्रीनविच से 12 घंटे का समय लगता है। एक बताना चाह रहा है कि ग्रीनविच है, मान लिया एक ग्रीनविच है और ये जिसे GMT कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, और ये हो गया 180। ठीक, जो 2 बराबर भागों में बांटता है 180। अब इसको हम 3 डायमेंशन में नहीं दिखा सकते। मान लिया यहाँ से इधर ईस्ट में आ रहे हैं तो ये लगभग 12 घंटे का अंतर है, इधर 12 आवर का। और इसी तरह से हम उसको उधर मतलब इधर से जा रहे हैं 180 से 0 तो ये भी 12 घंटे का अंतर, तो 24 घंटे का, 24 घंटे का पूरा जोन बनता है। ठीक, 12 घंटे अवधि लगती है। ग्रीनविच से 12 घंटे आगे रहता है। इस प्रकार 0 से 180 जाने पर ग्रीनविच समय में 12 घंटे पीछे का समय और पूर्व में आ रहे हैं तो आगे का समय आ जाता है। 180 डिग्री पूर्व में 180 डिग्री पश्चिम देशांतरों में कुल 24 घंटे का अर्थात दिन और रात का अंतर पाया जाता है। ठीक है, भूपृष्ठ पर 180 की पूर्व और पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को जोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कही जाती है। अब देखिए ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन हम लोग देखते हैं, ये 180 डिग्री है। इंटरनेशनल डेट लाइन और GMT दोनों अलग अलग है। वो GMT होता है 0 डिग्री यहाँ है, और 180 को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, डेट लाइन बोलते हैं। और यह जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है प्रशांत महासागर से होते हुए आता है बीच में, और इधर रशिया है, उधर अलास्का का क्षेत्र है, बीच में बेरिंग जल संधि है, और यहाँ से होके जो रेखा आती है थोड़ा सा इसमें ऐसे मोड़ है तो आइलैंड की वजह से मोड़ दिया जाता है, तो इसको इसको जो है इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। और 180 का पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर लगभग 7 स्थल खंडों को जोड़ते हुए निर्धारित की गई 180 डिग्री ईस्ट। जब भारतीय मानक समय, अब इसमें प्रश्न, इस पे बेस प्रश्न है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर, भारतीय मानक समय मतलब 82.5 डिग्री पर ईस्ट पर अर्धरात्रि है, मतलब रात में 12 बज रहा है, तो एक स्थान सुबह 6 बजता है। उस स्थान की अवधि जिस यामोत्तर पर है वह है। अब इसमें देखिए 12 बजे रात हो गया और सुबह 6 बजेगा, तो इसमें दे रहा है 172 डिग्री और 30 मिनट पूर्व में, और ये जो है भारत के यामोत्तर से आगे पड़ रहा है 172। जब भारतीय मानक समय यामोत्तर पर अर्धरात्रि है मतलब 12 बज रहा है, तो एक स्थान पे सुबह 6 बज रहा है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा। ठीक है, ये तो स्थान हो गया, तो यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पे 6 बजेगा, तो मतलब भारत से पूर्व में होगा। ठीक है, ये 82.5 है तो अंतर इसमें 6 घंटे का आ रहा है। ठीक, 6 घंटे का अंतराल है, और हम लोग देख लिए कि 1 घंटे में 15 डिग्री जाएगा। ठीक, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 15 छक्का 90 डिग्री, 90 डिग्री का अंतराल हो जाएगा। ठीक, और भारत का मानक समय 82.5 यामोत्तर है, तो हम लोग चूँकि 90 डिग्री का आ रहा है और 90 प्लस हम लोग 82.5 जोड़ देंगे, यही जो आएगा मतलब 172। ठीक, यही ईस्ट हो जाएगा 6 बजने का। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में स्थित बालांग में समय में कितने घंटे का अंतर है? तो हम लोग देख चुके हैं लगभग 30 डिग्री का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, और 30 डिग्री 15 डिग्री और 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री में 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। ठीक, लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68.4 पूर्व से
74 पूर्वी देशांतर के मध्य। अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार 91-30 से लेकर 97-30 पूर्व तक है। तो गुजरात के पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के लगभग अंतर जो है 29 डिग्री 26 मिनट का है। चूँकि एक देशांतर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है, इसलिए लगभग 29 डिग्री 26 मिनट चलने में लगभग 118 मिनट लग जाता है, जो कि लगभग 2 घंटे के अंतराल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जबलपुर के देशांतर और इंदौर और भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच है। जो जबलपुर है और इंदौर और भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे में, औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में है, बड़ोदरा और पुणे अक्षांशों के बीच में है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इसमें देखिए पहला गलत है, ठीक। जबलपुर देशांतर जो है, जो जबलपुर का देशांतर है 22-49 नॉर्थ से 24-8 नॉर्थ है, ठीक। और इंदौर का 22-20 से है और भोपाल का 23-4 से है, ठीक। तो इसमें 2 ही 3 सही है। यह उपयुक्त कथन में स्थल जिलों के अक्षांश में देशांतरी स्थिति दी गई है, ठीक है। तो इसमें सारा देखना पड़ेगा। इसमें ऐसे देख लीजिए कि जो है 2 और 3 है। औरंगाबाद जो है अक्षांश बड़ोदरा पुणे के बीच में, वैसे भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और पुणे लगभग यहाँ पड़ जाता है और बड़ोदरा क्या कुछ इस तरह है, तो लगभग बीच में पड़ जाता है। बंगलोर और चेन्नई, बंगलोर की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, तो ये थोड़ा सा साउथ में बहुत थोड़ा सा अंतर है, तो ये दोनों सही है। बस स्पष्टीकरण, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच में नहीं है, ठीक है। औरंगाबाद का अक्षांश पूर्णतः बड़ोदरा और पुणे के मध्य स्थित है। बंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। इनमें से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकट है? रीवा, सागर, MPPCS लग रहा है, रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद। तो इसमें हम लोग अभी देखे हैं कि ये नैनी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज होते हुए ये आती है। तो ये जो रेखा है ये रीवा के नज़दीक पड़ जाएगा। रीवा सतना ये वाला जो क्षेत्र है उधर से ही आएगी, ठीक। तो मानक समय की निकटता जो हो जाएगा रीवा आंसर हो जाएगा। तो रीवा लगभग 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 20 ईस्ट तक है। तो सबसे नज़दीक जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रीवा ही है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो मॉर्निंग के 10 हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पे शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? अब भारतीय इसमें देख लेते हैं। भारतीय जो है स्टैंडर्ड टाइम 82.5 है, ठीक, 82.5 है और शिलोंग का बता रहा है 92। पहले आप देख लीजिए इन दोनों में अंतर कितना है, तो इन दोनों में लगभग अंतर आ रहा है 9.5 डिग्री का, ठीक। चूँकि एक देशांतर 4 मिनट में चलती है तो 9 देशांतर लगभग 38 मिनट में चलेगा, ठीक, मिनट का अंतर होगा। चूँकि भारतीय मानक समय पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो शिलोंग पे 10:38 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। यदि भारतीय मानक समय याम उत्तर पे मध्याह्न है, मतलब 12 बज रहा है, 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? कुछ नहीं है, इसमें भी आपको पूछ रहा है कि 120 पे क्या होगा। तो 82.5 है, 120, दोनों का अंतर देख लीजिए, लगभग 37 का अंतर आ रहा है। 37 डिग्री 30 मिनट का है। चूँकि देशांतर में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है, इसलिए 150 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। तो अच्छा, इस पर 14:02 बजेगा। तो 120 पूर्वी देशांतर पे 2 घंटा 30 मिनट का अंतर हुआ, तो जोड़ दीजिए 12 2 30 14:30 हो जाएगा। विकल्प बी हो जाएगा। भारतीय मानक समय याम उत्तर नहीं गुजरती है। अब हम लोग देखें 5 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। तो उसमें उत्तर प्रदेश था और MP था, छत्तीसगढ़ था, उसके बाद उड़ीसा था, फिर आंध्र प्रदेश था। तो
देख लेते हैं कौन से बने, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र नहीं होगा, बाकी सारा सही है। भारतीय मानक समय याम उत्तर रेखा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है, कि मतलब कन्फ्यूज ना हुई कि तेलंगाना बाद में बना तो वहाँ से भी गुजरेगी। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ठीक, यह इलाहाबाद से होकर गुजरती है। देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरेगी। निम्नलिखित देशांतरों में भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्व है। ठीक, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, तो इसमें नैनी है, इलाहाबाद नैनी, इलाहाबाद नैनी। ठीक, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो इसमें अंतर हो जाएगा 5.5 घंटे का प्लस है, क्योंकि हम लोग देखें कि जब जो है ग्रीनविच से हम लोग पूर्व में बढ़ते हैं तो ये प्लस होता है। ठीक, तो 5.5 डिग्री का अंतर हो जाएगा। ठीक, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT प्लस 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, विकल्प भी सही है। अरुणाचल प्रदेश में तीरफ में सूर्योदय के 5 बजे हैं, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पे होगा, हम लोग जान चुके हैं, 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक, तो 2 घंटा बढ़ा दीजिए, 7 बजे सूर्योदय होगा। अरुणाचल प्रदेश के तीरफ में 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात के कांडला 70 डिग्री 11 मिनट के सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप 2 घंटे का अंतर रहता है। तो तीरफ में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे होगा। निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है, तो इसमें देशांतर पूछ रहा है कि कैसे, मान लीजिए दिल्ली है तो इसके देशांतर पे कौन सा होगा, तो बंगलुरु लगभग दिल्ली के देशांतर पे पड़ता है। ठीक, दिल्ली देशांतर का 76.5 डिग्री 50 मिनट पर और 77 डिग्री 20 मिनट, जो ईस्ट पूर्व लिखा है तो पूर्व में ही है, पूर्वी गोलार्ध में, बार बार पूर्व कहने की जरूरत नहीं है। तो 76.5 डिग्री 50 से 77.5 डिग्री 22 मिनट पूर्व में स्थित है। यह दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतरी अंतर दिल्ली में सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये विकल्प में बंगलुरु दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर पर स्थित होगा, क्योंकि दिल्ली और बंगलुरु के मध्य देशांतरीय अंतर सबसे कम है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु क्या हैं। ठीक, तो इसमें नोट दिया गया 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, अच्छा ये राज्य केवल कह रहा है। ठीक, और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो उत्तरी भाग में लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य था अब हो गया लद्दाख, और दक्षिणी भाग में अंडमान है। तो पूछा कि सबसे उत्तरी राज्य में, तो सबसे उत्तरी राज्य में हिमाचल प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख हो जाएगा, और सबसे दक्षिण में अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो हो जाएगा। भारत में इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 दूरस्थ बिंदु हैं, इस प्रकार हैं। जो दक्षिणी बिंदु है, जो निकोबार में है, यहाँ पे इसको जो है इंदिरा पॉइंट कहते हैं, दक्षिणतम बिंदु। और जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है उसको तो कैप कॉमोरिन या कन्याकुमारी कहा जाता है। ठीक, तो दूरस्थ दक्षिणी बिंदु का मतलब है अंडमान निकोबार पे स्थित जो है आइलैंड में भारत, और मुख्य भूमि का कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु, ये उत्तरी बिंदु जो पहले जम्मू कश्मीर पड़ता था, अब लद्दाख का क्षेत्र हो गया है, यहाँ पे है, इसको इंदिरा कोल कहा जाता है। नीचे इंदिरा पॉइंट, ऊपर इंदिरा कोल। ठीक, जो लद्दाख में है। और सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार माता, जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे जो क्षेत्र दिया हुआ है यहाँ पे गुहार माता है। ठीक, और सुदूर पूर्वी क्षेत्र जो है ये किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। किबुथु यहाँ पे जो मैप में बताया गया है, यहाँ पे किबुथु हो गया।
तो गुहार माता, और ये हो गया कन्याकुमारी, गुहार माता, इंद्राकोल और कीबुथु हो गया अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी इंद्राकोल, और मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, और यहाँ नीचे जो है अंडमान में इंदिरा पॉइंट। ठीक, सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पे दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी के कोमोरी में भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। इस पे आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। अब साउदर्न मोस्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, हम लोग देख चुके हैं, जो 6-4 पे है अक्षांश पे। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार पे स्थित है, अतः विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु, अब इसमें दिया है जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो ग्रेट निकोबार पे हम लोग देख चुके हैं इंदिरा पॉइंट है। बड़ा निकोबार। अगला क्वेश्चन है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट इनमें से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पे स्थित है, ग्रेट निकोबार पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी होता है गुजरात। इसमें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, डी ऑप्शन सही है। भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य और अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत का सुदूर पश्चिम का क्षेत्र, पश्चिम में हम लोग देख चुके हैं 68/7। ठीक है, अब 68/7 गुजरात में पड़ता है। पहले तो ये देख लीजिए, हम बता चुके हैं कि पश्चिमी गोलार्ध में तो भारत है ही नहीं, तो ये दोनों तो क्वेश्चन गलत हो गया। ये ऑप्शन सोचना ही नहीं है, सोचना है 68/7 पूर्व में है, 68/7 पूर्व, दो ईस्ट सोचना है इन दोनों में। तो 68/7 हम लोग देख चुके हैं गुजरात में पड़ता है, सर क्रीक वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक, तो ऑप्शन सी। भारत के मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु 23 डिग्री 713 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68/7 पूर्वी देशांतर पे गुहार माता है। ठीक, ये अक्षांश जो पड़ता है 23 डिग्री, लगभग 23 डिग्री 713 डिग्री अक्षांश मिनट पर ये है, मतलब थोड़ा सा कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर है, और ये जो बिंदु है देशांतर 68/7 पर है। ठीक, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो भारतीय नगरों में सबसे पूर्व बताना है, तो हैदराबाद, लखनऊ, बंगलौर और भोपाल। तो इसमें लखनऊ हो जाएगा सबसे पूर्व में, क्योंकि लखनऊ का लगभग जो अवस्थिति है, हैदराबाद बंगलौर यहाँ हो जाएगा, हैदराबाद उसी के लगभग ऊपर, भोपाल यहाँ, और ये लखनऊ हो जाएगा। ठीक, उपयुक्त भारतीय नगरों में की अवस्थिति जिनके देशांतर विस्तार पर हैदराबाद का 78-23 है से 78-68 है पूर्व देशांतर, भोपाल का 77 से 77-40 है, और लखनऊ का 80 से 81 पूर्व देशांतर है, बंगलोर का 77 से 19 से 77-50। अतः पूर्वी नगरों के पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। अतः जिस नगर का देशांतरीय मान सबसे अधिक होता है वह सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा। देशांतरी विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित नगर लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? ये जो है पड़ जाएगा आपका कन्याकुमारी, ये है क्षेत्र कन्याकुमारी का यहाँ पे, और इधर अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी होती है। ठीक, और पूरा तो हिंद महासागर है, पूरा जो क्षेत्र इधर का हिंद महासागर है। तो ये जो पॉइंट है यहीं पे तीनों मिलते हैं। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। अब दिया समीपवर्ती देश भारत के
सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ये पड़ोसी हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित हैं। जो नॉर्थ में है वो लगभग प्राकृतिक है, और जो लोग डुरंड लाइन पढ़ते हैं या रेड क्लिफ लाइन, ये सब जो है मानव निर्मित होते हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं। ठीक है, ये जो पाकिस्तान के साथ है, ये रेड क्लिफ लाइन, ये मानव निर्मित है। और जो नॉर्थ का एरिया है वो जो प्राकृतिक है, जो हिमालय से अलग होता है या नदियों से। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है। केवल लैंड का जो मुख्य भूमि क्षेत्र है वो 15,106.7 किलोमीटर है, और टोटल आइलैंड वगैरह जो अंडमान या लक्षद्वीप वगैरह को जोड़ दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर हो जाए। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार। सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ है? तो सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ है 4096, और यह जो है संबद्ध है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, और 4096 किलोमीटर लगभग 4100 किलोमीटर ये जो है सीमा बनाती है। चीन जो है दूसरे नंबर पे चीन है 3488 किलोमीटर, और चीन के साथ इस समय लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इधर 5 स्टेट थे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, और इधर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी 5 हैं। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। इसके साथ भी 5 राज्यों की सीमा बनती है। और नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। सबसे छोटी रेखा नेपाल के साथ 70 से 51 है, और इसके बाद फिर अंतिम में भूटान, म्यांमार। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर है। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम के साथ सीमा रेखा बनाती है। ठीक, जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के साथ। भूटान 699 किलोमीटर है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों के साथ सीमा भूटान का मिलता है। अफगानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर की सीमा रेखा लद्दाख में मिलाती है, लद्दाख के साथ मिलता है। ठीक, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से केवल 106 किलोमीटर का। ठीक, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। ठीक, भारत म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश है सबसे, और भारत बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल का सबसे जो है सबसे लंबी सीमा है। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत के कौन कौन से हैं? लद्दाख है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन से संपर्क, और उत्तराखंड, चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान है। असम, बांग्लादेश, भूटान से सीमा साझा करती है। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार, भूटान से, और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से। ये उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। ठीक, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित है, सुपर इम्पोज बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा, जैसे अंग्रेजों के द्वारा जो है रेड क्लिफ रेखा बना दी गई, मैकमोहन रेखा समय इस, तो उसको अध्यारोपित जो थोप दिया जाता है।
रूपी किया था। वर्ष 1947 भारत और पाकिस्तान ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा करता है। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। सर इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चीन भारत में मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया जाता है। और समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाली खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अब इसमें जो चाइना और भारत का जो सीमा विवाद है, क्योंकि चाइना का मानना है कि जो है ये 1914 का मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था, जो तिब्बत और भारत के बीच में हुआ था, तो वो उसको मानता ही नहीं है। इसी तरह से इस समय जो डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था अफगानिस्तान और भारत के बीच में, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच या तालिबान के बीच ये विवाद का कारण बना हुआ है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय उप मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64,137 किलोमीटर है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर वर्ष 1755-63 में रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था। पाक जलडमरू जो मन्नार की खाड़ी में है, यहाँ पे मान लिया श्रीलंका और इस बीच में है। ठीक, भारत म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ, भारत म्यांमार के मध्य, तो ये मान लिया आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये त्रिपुरा। तो यहाँ पे जो बता रहा है भारत म्यांमार के मध्य उत्तरी पूर्व पे पर्वत श्रेणी अराकान योमा, यहाँ मान लिया अराकान योमा, हाँ, नागालैंड में नागा पहाड़ी, पटकईबू मस्थली सीमा बनाती है, ये पूरा मिला के, हाँ। और ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। और इसी सीमा पे यहाँ पे इरावदी नदी जो है भारत की सीमा को अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से घिरा हुआ है। जो त्रिपुरा राज्य की अवस्थी देखेंगे तो ये हो गया आपका मिजोरम और ये हो गया त्रिपुरा। तो देखेंगे कि ये जो है ये पूरा बांग्लादेश है, हाँ, इस साइडेड एरिया पूरा बांग्लादेश है। और ये पूरा इधर तीनों तरफ से, तो त्रिपुरा जो है पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भारत का एक ऐसा राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक, त्रिपुरा उत्तर पश्चिम दक्षिण 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तीनों तरफ। लद्दाख और सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्योंकि लद्दाख और सिक्किम, लद्दाख का जो क्षेत्र आ रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है, और जो सिक्किम का है कुछ इस तरह से है। तो इधर भूटान, नेपाल, चाइना। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल 2216 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मिजोरम से गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर। ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। मतलब म्यांमार के साथ सबसे बड़ी जो सीमा रेखा बनाता है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, और दूसरे पर है मिजोरम 510, केवल 10 किलोमीटर का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। ठीक, भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम का 267 किलोमीटर राज्य को स्पर्श करती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम बनाता है 267 किलोमीटर का राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश का 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल का 183, सिक्किम का 32 किलोमीटर राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। भारत चीन के मध्य 3488 किलोमीटर का स्थलीय सीमा है। जो लद्दाख का लगभग 1597 किलोमीटर का क्षेत्र, सबसे बड़ा क्षेत्र लद्दाख का है। फिर हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, फिर उत्तराखंड का 345 किलोमीटर, सिक्किम का 220, अरुणाचल प्रदेश का 1126। लद्दाख के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश है जो चाइना के साथ सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाती है। अब इसमें प्रश्न कोश में देखते हैं। पहला प्रश्न है कि असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक,
सही है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसका जो है तीनों कथन सत्य हो जाएगा। ठीक, इसमें हम लोग देख सकते हैं असम है, ये असम है। ठीक, और इसका बांग्लादेश से भी सीमा है। और क्या ऑप्शन था? बांग्लादेश, भूटान, असम, भूटान और बांग्लादेश दोनों ऊपर ऊपर भूटान से और नीचे बांग्लादेश से लगा हुआ है। मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश से टच हुआ है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो बांग्लादेश की सीमा कौन सी नहीं मिलती? मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती। ठीक, क्योंकि मणिपुर की जो अवस्थिति है यहाँ पे नागालैंड हो गया और मणिपुर यहाँ हो गया। तो मणिपुर तो म्यांमार से टच करता है लेकिन बांग्लादेश से टच नहीं हो पाता। तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल है 2216 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443, त्रिपुरा 856, मिजोरम 318 किलोमीटर से वो गुजरती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश में से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो ये बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाएगा, हम लोग देख चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, नागालैंड और मणिपुर, और ये नीचे मिजोरम है। तो मिजोरम त्रिपुरा तो बनाते हैं लेकिन ये तीन राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाते। ठीक, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य क्या क्या हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से पश्चिम बंगाल लगता है, नागालैंड नहीं लगता, गलत हो गया। नागालैंड, असम, सिक्किम, नागालैंड इसमें भी नहीं लगता। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलते? तो भूटान के साथ भारत के कितने राज्य मिलते हैं? तो इसमें मेघालय दिया है, मेघालय नहीं मिलेगा क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है और सिक्किम। तो भूटान के साथ जो है साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। जबकि मेघालय सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की है, 267 किलोमीटर की, 267 किलोमीटर की असम की सीमा है। ठीक, 268 किलोमीटर असम की सीमा है। और पश्चिम बंगाल की 183 और सिक्किम की 32 किलोमीटर है, राज्य की स्पर्श करती हैं। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? सीमा साझा या सीमा नहीं बांटता? तो भूटान के साथ बिहार का नहीं करेगा, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तीनों बनेंगे। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 101, 2, 3 पर सूचीगत हैं स्पर्श करिए। 1998 का IAS का प्रश्न है और इसमें दिया है कि क्या विवादित थे ABC। तो इसमें देख सकते हैं ए जो है A2 है, मतलब जो A पॉइंट है ये सीमा विवाद का निपटारा है। सर क्रीक, कोरी क्रीक वाला क्षेत्र है गुजरात में। और जो है B1 है, सैन्य दलों का विनियोजन है B1। और C हो जाएगा नदी जल का बंटवारा। वर्ष 1998 में भारत पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल, बुलार बैराज और नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ये सरक्रीक क्षेत्र को विनियंत्रण रेखा को रस्सी बिन सिंछेद को प्रदर्शित करता है। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से स्पर्श करने वाला सीमा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जो है सर्वाधिक सीमा करती है 520, और दूसरे नंबर पर हम लोग देखे थे मिजोरम था 510 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा करती हैं। निम्न में से भारत के किस राज्य में सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है?
उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसमें असम हो जाएगा। असम राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक, तो भारत के अगला क्वेश्चन है, भारत के नियमित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसमें हो जाएगा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर, हाँ, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता। दूसरा, पहला ऑप्शन गलत हो गया, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, बी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तक गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अब 2 केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो इसमें सिक्किम और बिहार है। उत्तर प्रदेश बनाता है कि हरियाणा नहीं, तो इसलिए गलत हो गया। असम बनाता नहीं, बिहार बनाता है। सिक्किम बनाता, भूटान नहीं, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम और बिहार दोनों बनाते हैं उभयनिष्ठ तरीके से। नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो बांग्लादेश की है 4096, बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। ठीक, रेड क्लिफ के द्वारा साझा किया गया। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत चाइना, भारत अमेरिका कनाडा, भारत पाकिस्तान, रूस फिनलैंड, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा भारत पाकिस्तान। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है? तो इसमें हो जाएगा अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इसका निर्धारण वर्ष 1893 में कर्नल मॉर्टिमर डूरंड ने किया था। ठीक है, और अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था डूरंड लाइन। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो अभी तक हम लोग देखे हैं कि अध्यारोपित था, जो है किसी के द्वारा इम्पोज किया गया था, जो अंग्रेजी शासन था उसके द्वारा, तो इसलिए इसको अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा अध्यारोपित सीमा है, सुपर इम्पोज बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो इसमें मैकमोहन रेखा हो जाएगा, भारत चीन के बीच में है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सन हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो मैकमोहन भारत और चाइना के बीच में है, ये ऑप्शन हो जाएगा। जिसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत श्रीलंका से हम लोग देखें पाक जल डमरू मठ से अलग होता है। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो नेपाल, भूटान, चीन से सिक्किम है। ठीक है, जो सिक्किम है, सिक्किम की अवस्थिति जो इस तरह से है, तो इधर नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया और इधर चाइना हो गया। ठीक, भारत के मानचित्र के अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। निम्न सिक्किम राज्यों में से किसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? हम लोग देख चुके हैं 3 तरफ से। त्रिपुरा है जिसके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य उत्तर और पश्चिम में दक्षिण 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार के आरोही क्रम बताइए। कि मतलब इसे बताना है कि सबसे ज़्यादा किसके साथ सीमा रेखा साझा करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। आरोही पूछ रहा है, मतलब बढ़ते क्रम में जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इधर बांग्लादेश हो जाता है, सबसे कम नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। आरोही पे ध्यान दीजिए, जब आरोही आए तो घटते क्रम में और आरोही आए तो बढ़ते क्रम में मिलान करना है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई इस प्रकार है।
बांग्लादेश के साथ 4096, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। इस प्रकार 15,106 किलोमीटर की भारत की जो सीमा है। इस प्रकार हम लोग जो है भारत का क्षेत्रफल और इसके सीमावर्ती देश, अक्षांश, देशांतर, इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। आगे की वीडियो में हमारा भौतिक विभाजन पे हम लोग जो है वीडियो लेकर आएंगे। बाकी आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।